Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. I am Ashish Agarwal and I welcome you all in the CFA Level 1 Summary video series. So in the previous video, we were doing trading number 48 जिस हमने वैल्यूएशन देखा, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल देखा एंड फ्री कैश फ्लोज के लिए देखा. तो इन दिस पर्टिकुलर पार्ट अभी जो दो हमारे मॉडल्स बचे हैं वो कवर करते हैं. थोड़ा बहुत थ्योरी पार्ट है वो कवर है एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. चलिए जी, तो सबसे पहला मेथड जो हम बात करेंगे यहाँ पे इसमें रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल्स में, जिसमें सबसे पहला है मल्टीप्लायर मॉडल, दैट इज मार्केट मल्टीप्लायर मॉडल. उसको एक बार स्टडी करने से पहले, उसको एक बार देखने से पहले आई वुड से कि एक बार पी रेशियो के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं. पी रेशियो बेसिकली क्या होते हैं? दैट इज मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर. दैट सिंपल. पी रेशियो जब मैं बात करता हूँ तो पी रेशियो अपने आप में क्या होती है? तो लीडिंग रेशियो होती है दो तरीके से, एक ट्रेलिंग और लैगिंग रेशियो भी होती है. इसको देखने से पहले एक बार थोड़ा सा नीचे एक बार स्क्रॉल डाउन करके कल एक बार ये देखते हैं कि एक्चुअल बेसिस पे या फिर जो मार्केट बेस्ड डेटा हम जो आज तक हम कंप्यूट करते थे, दैट इज द मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर. ठीक है, अगर मैं दोनों नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दूं ऑन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन अपॉन टोटल अर्निंग्स, क्या ये वही चीज है? यस. सो मार्केट कैपिटलाइजेशन अपॉन टोटल अर्निंग्स और मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर से व्हाट आई विल बी गेटिंग इज द एक्चुअल या मार्केट डेटा बेस्ड पी रेशियो. ठीक है, लेकिन अगर मैं फंडामेंटल यूज करना चाहता हूँ, ठीक है जी, अब मैं एक बात ये बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं अर्निंग्स की जगह में E1 या फिर अर्निंग जो करंट अर्निंग है या फिर जो फ्यूचर अर्निंग्स है, अगर मैं प्राइस को उससे डिवाइड करूँ, सो आई विल बी गेटिंग द लीडिंग और द ट्रेलिंग और लैगिंग रेशियो. सो पी रेशियो में मार्केट प्राइस पर शेयर, जो मार्केट प्राइस पर शेयर है जो आप चल रहा है मार्केट में, आपने एक्चुअल डेटा लिया, उसको जब अर्निंग से आपने डिवाइड किया, तो अर्निंग जो आपने ली वो एक्सपेक्टेड अर्निंग्स ली, फोरकास्टेड अर्निंग्स ली है, तो वो अपने आप में जो रेशियो बन जाएगी उसे बोलते हैं लीडिंग रेशियो. यानी समथिंग जो फ्यूचर का कहीं ना कहीं उसमें एसेंस आ गया, इसलिए हम बोलते हैं उसको लीडिंग रेशियो. लेकिन लैगिंग रेशियो ट्रेलिंग रेशियो क्या होगी कि उसमें अभी भी पास्ट की बातें चल रही है, मार्केट प्राइस पर शेयर आज की बात कर रहा है, एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द अर्निंग्स जो आज तक अर्निंग हुई है फ्रॉम द पास्ट परफॉर्मेंस, वो आपको दिखाई देगी. तो करंट ईयर अर्निंग जब मैं लेता हूं तो वो क्या बन जाती है? वो अपने आप में एक ट्रेलिंग रेशियो या फिर लैगिंग रेशियो बन जाती है. ठीक है, नाउ अब ये तो हो गई एक्चुअल डेटा बेस्ड हम करना चाहते हैं, लेकिन जब मैं मार्केट प्राइस की बात करता हूँ, अगर मैं मार्केट प्राइस खुद कैलकुलेट कर दूं, खुद से यूज करूं, इसे हम बोलेंगे फंडामेंटल या जस्टिफाइड पीई रेशियो. नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट इज अ प्राइस ऑन माय ओन. प्राइस कैसे होता था? जो फ्यूचर अर्निंग्स है उसका प्रेजेंट वैल्यू करना. और डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के अगर मैं यूज करता हूँ, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल मेथड यूज करता हूँ, तो प्राइस इज इक्वल टू D1 अपॉन RE माइनस जी, वेयर जी इज द कांस्टेंट थिंग. सो डिविडेंड जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड है उसको डिवाइड कर दो आप RE, दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस द सस्टेनेबल ग्रोथ रेट. या फिर मैं उसको अगर ब्रेक करना चाहूँ D1 को, तो कैन आई राइट इट एज E1 इंटू DPR, दैट इज अर्निंग एक्सपेक्टेड अर्निंग्स मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड पे आउट रेशियो डिवाइड बाय RE माइनस जी. अगर अब मैं इसको E1 को उधर लेके चला जाता हूँ, on the other side, price P0 upon expected earnings, P0 upon expected earnings is equal to DPR को हम 1 minus B भी लिख सकते हैं. So 1 minus B upon RE minus G. So this is the formula of the justified leading ratio. Justified भी है क्योंकि जो अपने प्राइस कंप्यूट किया है वो आपने खुद से कंप्यूट किया है, और लीडिंग इसलिए बन गई है क्योंकि जो अर्निंग्स है वो एक्सपेक्टेड अर्निंग्स है, उसमें फ्यूचर का एसेंस आ गया है, इसलिए हम उसको बोलेंगे जस्टिफाइड लीडिंग रेशियो. लेकिन अगर मैं इस अर्निंग्स को, क्या मैं इस अर्निंग को लिख सकता हूँ दैट अर्निंग्स जो मेरे को पास में हो रही थी उसे मल्टीप्लाई कर दूं 1 माइनस जी से, सो यू विल बी गेटिंग what you will be getting is the E1 का formula that is expected earnings multiplied by the growth rate 1 minus G से कर दूंगा, so I'll be getting the E1. तो E1 अगर मैं 1 E0 यहीं पे रखते हैं, P0 upon E0 is equal to 1 minus B into 1 minus G upon RE minus G. तो ये बन जाएगी आपके पास जस्टिफाइड, जस्ट बिकॉज यहाँ पे जो प्राइस है वो आपने खुद से कैलकुलेट किया, इंट्रिंसिक वैल्यू टाइप है, एंड लैगिंग रेशियो इसलिए हो जाएगी क्योंकि आपने E0 यूज किया है, दैट इज करंट अर्निंग की अर्निंग आपने यूज करी है. एम आई डन? एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं. उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि P0 अपॉन P0 जो आज की वैल्यू में, जो आज की वैल्यू पे जो प्राइस निकलेगा, वैल्यू जो निकलेगी इज इक्वल टू D1 अपॉन RE माइनस जी, विच इज एब्सोल्युटली फाइन. अगर हम दोनों साइड को E1 से डिवाइड कर दें, E1 से यहाँ पे डिवाइड किया, D1 अपॉन E1 से मल्टीप्लाई किया, तो एक्सपेक्टेड DPR भी एक फॉर्मूला हो सकता है, दैट इज P0 अपॉन E1, दैट इज जस्टिफाइड लीडिंग रेशियो इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड डिविडेंड पे आउट रेशियो अपॉन RE माइनस जी. ठीक है ना, अगर मैं ऊपर वाला फॉर्मूला भी इसको चेक करते हैं, नॉर्मली अगर हम चेक करते हैं या फिर कोई भी आप फॉर्मूला इस वाले को चेक कर लो, तो हम यहाँ बोलना चाहते हैं कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर हम इसको ही चेक करते हैं बेसिकली, तो अगर हाईएस्ट डिविडेंड पे आउट रेशियो, अगर मैं बोलता हूँ कि डिविडेंड पे आउट रेशियो को मैं इंक्रीज कर दूं, या फिर ग्रोथ रेट को मैं इंक्रीज कर दूं, या फिर RE को कम कर दूं, तो एब्सोल्युटली एट द एंड P
पीई रेशियो मेरी इंक्रीज होने वाली है। व्हाट आई एम टेलिंग इज कि डिविडेंड पे आउट रेशियो इंक्रीज कर दो, ग्रोथ रेट इंक्रीज कर दो, या आरई जो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी है वो आप कम कर दो, सो आपका एट द एंड जो इफेक्ट आएगा वो ये हो जाएगा कि जो आपकी पीई रेशियो है वो इंक्रीज होने वाली है। लेकिन सब कुछ सीधा इफेक्ट नहीं होता, सब कुछ सीधा इफेक्ट नहीं होगा। इफेक्ट ये अगर आप डिविडेंड पे आउट रेशियो अपनी इंक्रीज करोगे तो आपकी ग्रोथ रेट कम होने वाली है। आपके पास जो पैसा था, आपने सारा का सारा पैसा, मोस्ट ऑफ द सारा पैसा तो आपने डिविडेंड में बांट दिया, आपके पास बचा ही जो आपने रिटेन किया है पैसा, वो रिटेन भी आपने बहुत कुछ कम पैसा किया हुआ है। अगर रिटेन ही आपने कम किया है तो उसके ऊपर आप क्या ही ग्रोथ अचीव कर लोगे। तो जितना डिविडेंड पे आउट रेशियो, जितना आप डिविडेंड बांटोगे उतना क्या होगा, उतना आपकी ग्रोथ रेट कम हो जाएगी। तो डिविडेंड आप बांट रहे हो, उससे फर्म की वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड क्योंकि आपने डिविडेंड बांट दिया और ग्रोथ रेट आपकी कम हो गई, तो ग्रोथ रेट कम होने की वजह से आपकी फिर वापस से फर्म की वैल्यू डाउन हो गई। सो एट द एंड इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं डिविडेंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अर्निंग्स। इस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अर्निंग। आपने डिविडेंड इंक्रीज करा तो उससे फर्म की वैल्यू तो इंक्रीज हो गई, लेकिन उसकी वजह से डिविडेंड डीपीआर की इंक्रीज होने की वजह से आपकी जो सस्टेनेबल ग्रोथ रेट है वो कम हो गई, और ग्रोथ रेट कम होने से वापस से फर्म वैल्यू डिप मारेगी। इस कॉन्सेप्ट को, इस प्रोसेस को वी कॉल इट एज अ डिविडेंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अर्निंग्स। Moving forward, when we talk about the market price और इंट्रिंसिक वैल्यू, अगर मार्केट प्राइस आपका ज्यादा है इंट्रिंसिक वैल्यू से, तो मैं बोलूंगा कि भैया फिर तो ओवर प्राइस है, शेयर आपका ओवर वैल्यूड है। और मार्केट प्राइस अगर कम था इंट्रिंसिक वैल्यू से, इंट्रिंसिक वैल्यू मेरी अगर ज्यादा है, तो मैं बोलूंगा कि अंडर वैल्यूड है। अगर दोनों इक्वल है तो करेक्टली प्राइस है। अब इसी चीज को मैं क्या ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर आपकी एक्चुअल पी रेशियो मार्केट के हिसाब से जो चल रही है वो एक्चुअल पी रेशियो ज्यादा है और आपकी जस्टिफाइड पी रेशियो आपके हिसाब से कम है, यानी पी रेशियो इतनी है नहीं, जिस मार्केट में पी रेशियो चल रही है वो ज्यादा चल रही है, यानी कि कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ कि मार्केट प्राइस पर शेयर काफी ज्यादा है उस जगह पे, अर्निंग्स उतनी नहीं है बट मार्केट प्राइस आपने बढ़ा रखा है, इसलिए पी रेशियो ज्यादा है ऑन द हायर साइड। और जस्टिफाइड पी रेशियो जो आपने खुद से कैलकुलेट किया, जस्टिफाइड इन द सेंस कि आपने फंडामेंटल्स को यूज करके प्राइस कंप्यूट किया है और उसके हिसाब से जो आपने पी रेशियो निकाली है वो थोड़ी ऑन द लोअर साइड आ रही है। तो आई कैन से इट कि आपका जो स्टॉक है पर्टिकुलर स्टॉक वो ओवर वैल्यूड है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्चुअल पी रेशियो, यानी कि जो मार्केट प्राइस पर शेयर अपन अर्निंग्स पर शेयर जो है वो कम आ रहा है, और जस्टिफाइड पी रेशियो ज्यादा इसलिए क्योंकि जो प्राइस आपने निकाला है, इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली वो इन द हायर साइड है, तो मैं बोलूंगा कि आपका जो शेयर है वो अंडर वैल्यूड है। अगर दोनों इक्वल है तो करेक्टली प्राइस्ड है। ठीक है जी। उसके बाद हम पी रेशो बात करते हैं साइक्लिकल कंपनीज के लिए, तो मैं बोलूंगा कि पी रेशो क्योंकि प्राइस टू अर्निंग्स की बात हो रही है, थोड़ा सा सेंसिटिविटी वाला इशू जाता है क्योंकि साइक्लिकल कंपनीज की बात करें अर्निंग्स मैच नहीं होंगी, तो हम बोलते हैं कि आप प्राइस टू सेल्स रेशो आप यूज करना चाहिए, विल बी मोर फेवर्ड एज सेल्स आर लेस वॉलेटाइल। इस चीज को छोड़ते हुए अभी हम बात करते हैं कि प्राइस मल्टीपल रेशो, मल्टीपल मार्केट मल्टीप्लायर रेशो बोल क्या रहा था वो एक बार चेक करते हैं। सो प्राइस मल्टीपल्स के अंदर हम चार रेशो यूज करने वाले हैं, दैट इज प्राइस टू अर्निंग्स रेशो, प्राइस टू सेल्स रेशो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो, प्राइस टू कैश फ्लो रेशो। फॉर एग्जांपल इसको कंप्यूट कैसे करेंगे, ये एक टेबल अच्छे से समझ लो, सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन के लिए ये टेबल को समझना बहुत ही जरूरी है और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कंपनी ए के बारे में, जो हमारी सब्जेक्ट कंपनी है जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, वो हमारे पास हो जाएगी कंपनी ए। उसके बाद हमने कंपनी एक्स को लिया जो कि मेरी एक पीयर कंपनी है, जो मेरी कॉम्पिटिटर है। कंपनी वाई को लिया जो भी इस पर्टिकुलर मेरी कॉम्पिटिटर है। कंपनी जेड को लिया। सो तीन एज अ पीयर कंपनीज हमने ली, एंड द सब्जेक्ट कंपनी इज कंपनी ए। ये मेरी सब्जेक्ट कंपनी है, एंड बाकी जो मेरी है दीज आर द पीयर कंपनीज। ओके, एंड नाउ considering the relationship कि मैं एज अ कंपनी, एज अ पेप्सी, फॉर एग्जांपल आई एम अ कोका कोला ब्रांड, कोका कोला ब्रांड पेप्सी से कितना अपने आप को करती है। या फॉर एग्जांपल अगर मैं फुटवेयर की बात करता हूँ, फुटवेयर के अंदर रिलैक्सो हो गई, रिलैक्सो अपने आपको बाटा से, एडिडास से, नाइकी से, प्यूमा से, जितनी भी मेरी पीयर पीयर कंपनीज आ रही है उनसे मैं कितना अपने आप को लिंकअप कर पाता हूँ कि यस मैं लगभग इसके जैसा हूँ। तो एक फिर उस हिसाब से आपने कंपनी को अपना वेटेज दे दिया। कंपनी एक्स को आपने 40% दिया, फॉर एग्जांपल कंपनी वाई को 40% दिया, एंड कंपनी जेड से आप अपने आप को इतना कोरिलेट नहीं करते, तो आपने उसकी वेट आपने उसका खाली 20% ही रखा। ठीक है, अब आपने क्या किया, अब आपने पी रेशो, आपने सबकी अर्निंग्स पर शेयर लिया, सेल्स पर शेयर, कैश फ्लो पर शेयर और बुक वैल्यू पर शेयर, आपने सब कुछ ले लिया। यहाँ पे सबका आपने अर्निंग्स पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर, सेल्स पर शेयर, कैश फ्लो पर शेयर एंड द बुक वैल्यू पर शेयर, वो आपने सबके ले लिए। कोई दिक्कत यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं आई अब तक। उसके बाद अब आपने क्या किया आगे, अब आपने अर्निंग्स पर शेयर को आपने अपने हिसाब से दिया कि अर्निंग पर शेयर को मैं 30% वेट दूंगा, सेल्स पर शेयर को 30%, कैश फ्लो पर शेयर को 30% एंड बुक वैल्यू पर शेयर को 10% लेट्स सपोज आपने दिया। तो ये वेट आपने डिसाइड किए, ये सारे वेट आपने डिसाइड करे, एंड ये सारे आपने वेट आप डिसाइड किए कंसिडरिंग कि आप किसके कितना रिलाई कर पा रहे हो, कितना रिलेट कर पा रहे हो। ठीक है, अब आपने लिया यहाँ पे प्राइस, हर किसी कंपनी का मार्केट प्राइस ले लिया। ठीक है, अब मुझे पी रेशो निकालनी है, पी रेशो या फिर प्री प्राइस टू सेल्स रेशो निकालनी है, प्राइस कैश फ्लो रेशो निकालनी है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो निकालनी है। तो सिंपल अभी क्या करना है अपने आपको, जो ये प्राइस है उससे डिवाइड कर दो अर्निंग्स पर शेयर को, प्राइस टू सेल्स पर शेयर, प्राइस टू कैश फ्लो पर शेयर एंड प्राइस टू बुक वैल्यू पर शेयर। ऐसी आपने हर तीनों कंपनीज के लिए किया, एंड यू विल बी गेटिंग सर्टेन जो आपकी एक रेशो निकल जाएगी हर किसी कंपनी की। आपको आपके पास चार चार रेशियोज आ गई हैं। अब आपने क्या किया, अब आपने क्योंकि वेट डिसाइड कर रखा है ऑलरेडी इस कंपनी का
हर किसी कंपनी का आपने वेट डिसाइड कर रखा है, तो उसी हिसाब से आपने सबकी रेशियोज़ निकाल ली हैं। उसी सब के हिसाब से आपने सबकी रेशियोज़ निकाल रही हैं। अब आपके पास क्या है? अब आपके पास कंपनी ए जो आप अपनी खुद की कंपनी है, जो आप खुद की कंपनी है आपके पास है, उस खुद की कंपनी का भी आपके पास आपके क्या टोटल अर्निंग्स भी अवेलेबल है, टोटल सेल्स अवेलेबल है, टोटल कैश फ्लो अवेलेबल है, टोटल बुक वैल्यू रेशियोज़ अवेलेबल है। तो जो यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकली, अगर उसे मैं अर्निंग से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरे को टोटल वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही मुझे टोटल प्राइस यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास जो टोटल कैश फ्लोज़ हैं, टोटल अर्निंग्स, टोटल सेल्स, टोटल कैश फ्लो, टोटल बुक वैल्यू जो है, उसका रेस्पेक्टिव जो आपने रेशियो कैलकुलेट की है उससे मल्टीप्लाई कर दो और ये जितनी भी आपने वैल्यू निकाली होगी उसको फिर आप प्रोपोर्शनेट करोगे 30% कैश फ्लो का 30% एंड 10% उस हिसाब से आप बाद में क्या करोगे वेट के हिसाब से वैल्यू निकालोगे एंड यू विल बी गेटिंग अ टोटल वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी ए की जो टोटल वैल्यू आ जाएगी उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर से, यू विल बी गेटिंग द इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर आ जाएगी। सो आपको समझ आया, मतलब अब तक हमने क्या किया इसके अंदर, अब तक हमने कुछ भी नहीं किया, सब सिंपल है। 4-4 रेशियोज़ निकाल ली हर कंपनी की। उन 4-4 रेशियोज़ के हिसाब से जो कंपनी की स्पेसिफिक वैल्यूज़ थी, जो कंपनी का स्पेसिफिक वेट था 40%, 40%, 20%, उसके हिसाब से आपने एक कंबाइंड रेशियो निकाल ली कंपनी ए के लिए और उसको मल्टीप्लाई कर दिया टोटल अर्निंग से, टोटल सेल से, टोटल कैश फ्लो से, टोटल बुक वैल्यू से, हर एक रेशियो को जो आपने निकाली है। उसके बाद आपके पास एक टोटल वैल्यू आ जाएगी, जो टोटल वैल्यू को आप रिस्पेक्टिव वेट से मल्टीप्लाई करके आपके पास एक वैल्यू निकल आएगी, आपके पास एक रिस्पेक्टिव वैल्यू निकल आएगी एंड आपके पास उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर से, यू विल गेटिंग द इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। आई होप आई एम क्लियर। अब हम बात करते हैं इस वाले में इंट्रिंसिक एंटरप्राइज वैल्यू मल्टीप्लायर में। सो आप एंटरप्राइज वैल्यू कैसे निकालेंगे एक बार ये भी देखते हैं। सो ये मेजर करता है टोटल कंपनी की वैल्यू को। ये जो मेथड है पर्टिकुलर मेथड, ये मेथड आपका क्या करता है टोटल कंपनी की वैल्यू को, टोटल कंपनी की वैल्यू को कैलकुलेट करता है एंड ये बताता है कि व्हाट इट वुड कॉस्ट टू एक्वायर द फर्म। आपकी एक्चुअल में क्या कॉस्ट आने वाली है। तो एक्चुअल में मैं क्या होगा, मैं इक्विटी शेयर्स को खरीद रहा हूँ, कॉमन स्टॉक को खरीद रहा हूँ, प्रेफर्ड स्टॉक जो आपने कर रखे हैं उनको खरीद रहा हूँ, डेट्स को खरीद रहा हूँ। लेकिन अगर मैं कंपनी को एक्वायर कर रहा हूँ और मेरे पास सामने से कुछ कैश या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी आ रहे हैं, तो वो मेरे लिए कॉस्ट कम करने का काम करेंगे, तो उसको मैं माइनस कर दूंगा, कैश एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को मैं माइनस कर दूंगा। तो while calculating the intrinsic value, sorry, the enterprise value, calculating the enterprise value, मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास मार्केट वैल्यू आई है कॉमन स्टॉक की, प्रेफर्ड स्टॉक की, वो आप ऐड कर लो। मार्केट वैल्यू आप ऐड करोगे डेट की और माइनस कर दोगे कैश एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो आपकी कॉस्ट को कहीं ना कहीं कम करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद एंटरप्राइज वैल्यू जो हमारे पास निकलती है उसका मल्टीपल क्या होगा, एंटरप्राइज वैल्यू अपॉन EBITDA। उसके बाद एक जो लास्ट मेथड है दैट इज एसेट बेस्ड वैल्यूएशन मॉडल। एसेट बेस्ड वैल्यूएशन मेथड यानी कि जो टोटल एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स में से आप डेट लायबिलिटीज को हटा दो, यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ इक्विटी ओनली। सो वैल्यू ऑफ इक्विटी सिंपल इज जस्ट लाइक अ बैलेंस शीट रेशियो। बैलेंस शीट में क्या होता है कि इधर एसेट्स आपके पास लायबिलिटीज एंड इक्विटी होते हैं एंड यहाँ पे टोटल एसेट होते हैं। तो टोटल एसेट्स में से जब मैं इक्विटी जो सॉरी जो मैं यहाँ पे लायबिलिटी का पार्ट है, टोटल एसेट्स में से, टोटल एसेट्स में से मैं लायबिलिटी को हटा दूंगा, सो व्हाट आई विल बी गेटिंग इज द वैल्यू ऑफ इक्विटी ओनली। सो मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू ऑफ आप एसेट्स की लोगे, मार्केट वैल्यू ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स लोगे, उसमें से माइनस करोगे मार्केट या फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज को, यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ इक्विटी। लेकिन अगर आपके पास मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी अवेलेबल नहीं है, सो व्हाट यू विल बी डूइंग, आप बुक वैल्यू लेके काम खत्म करो। एंड जब भी मैं बात करता हूँ मार्केट वैल्यू या फिर फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, तो उसके अंदर आप जो भी है, आप यहाँ पे गुडविल नहीं लोगे, आप यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट नहीं लोगे। तो जो भी इंटेंजिबल एसेट है, गुडविल आप यहाँ पे कंसिडर नहीं करोगे। एंड अगर फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो बुक वैल्यू लेके आप काम खत्म कर दोगे। मूविंग फॉरवर्ड व्हेन वी टॉक अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कैटेगरी ऑफ वैल्यूएशन मॉडल, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मैं डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल की जो मैं बात करता हूँ, तो उसकी भी कुछ ना कुछ खामियां हैं, कुछ ना कुछ कमियां हैं और कुछ ना कुछ अच्छाई भी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ अच्छाई के बारे में। तो जो मैं एडवांटेजेस की बात करता हूँ, सो व्हेन आई टॉक अबाउट द एडवांटेजेस, तो यहाँ पे बेस्ड ऑन द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ द डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू। तो ये क्या होता है कि आपके पास जो फंडामेंटल प्रेजेंट वैल्यू जो है, आपकी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, डिविडेंड के ऊपर बात करता है, फाइनेंस थ्योरी है जो एक्चुअली बेसिकली एनालिस्ट कम्युनिटी के द्वारा वेल एक्सेप्टेड है। लेकिन जब मैं डिसएडवांटेजेस की बात करता हूँ, तो जो इसके इनपुट्स हैं वो एस्टिमेट करने पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं एक एस्टिमेशन वाला क्राइटेरिया आता है और इसके क्योंकि इनपुट सेंसिटिव है, तो कहीं ना कहीं गलती होने के चांसेस भी होते हैं। When we talk about the comparable valuation using the price multiple, जब मैं वैल्यूएशन कंपैरेबल वैल्यूएशन की बात कर रहा हूँ प्राइस मल्टीपल्स को यूज करके, जो आपने भी किया था, तो यहाँ पे होता है कि जो प्राइस मल्टीपल्स हैं वो यूजफुल हैं प्रिडिक्टिंग स्टॉक रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए। एनालिस्ट भी उसको अच्छे से यूज करते हैं, वाइडली यूज होता है, रेडिली अवेलेबल चीजें मिल सकती हैं आपको प्राइस जो प्राइस मल्टीपल्स हैं। टाइम सीरीज का कोई डेटा है या क्रॉस सेक्शनल कंपेरिजन, वो भी आप इजीली कर सकते हो। ईवी अपॉन इबिटा वाला जो था हमारे पास, वो कंपेयर करता है फर्म की वैल्यूज को इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर से फर्क ही नहीं पड़ता। आप कॉमन स्टॉक भी ले रहे हो, आप प्रेफर स्टॉक
स्टॉक भी ले रहे हो, वहाँ पे इक्विटी डेट भी ले रहे हो, तो अपने टोटल एंटरप्राइज वैल्यू आप कंसिडर करते हो, तो वहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंट हो जाता है। और अर्निंग्स अगर नेगेटिव है, पी रेशियो अगर आप यूज नहीं कर सकते, तो भी आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेजेस यही है भैया कि ये लैगिंग प्राइस मल्टीपल्स हैं, कहीं ना कहीं पास्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं। और आप उन फर्म्स में इसको यूज नहीं कर सकते जहाँ पे अगर डिफरेंट फर्म्स को यूज कर रहे हो, हर किसी फर्म का डिफरेंट साइज, प्रोडक्ट और ग्रोथ अलग अलग है, तो वहाँ पे मैं इस पर प्राइस मल्टीपल्स को यूज नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद प्राइस मल्टीपल, अगर जब मैं साइक्लिकल फर्म्स की बात करता हूँ, तो साइक्लिकल फर्म्स के लिए अपना आप में प्राइस मल्टीपल अपना आप में, क्योंकि वो इकोनॉमिक कंडीशन से इफेक्ट होता है, तो वो भी थोड़ा सा एक चैलेंजिंग टास्क है। एंड डिफरेंट अकाउंटिंग मेथड अगर हर किसी फर्म के होंगे, तो प्राइस मल्टीपल की जो आप रेशियो होगी वो भी आप इजीली कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी फर्म ने अपने हिसाब से अगर अकाउंटिंग मेथड यूज कर रखा है, तो हर किसी चीज का अलग अलग मेथड होगा। प्राइस टू मल्टीपल, जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो है, प्राइस टू सेल्स रेशियो, सब कुछ अपने हिसाब से चीजें अलग अलग आएंगी। तो इट्स नॉट दैट फीजिबल कि आप दो फर्म्स को, दो तीन फर्म्स को इजिली कंपेयर कर सको अगर डिफरेंट अकाउंटिंग मेथड यूज किए गए हैं तो। सो दिस इज समथिंग द डिसएडवांटेज फ्रॉम दैट पॉइंट। लेकिन अगर मैं प्राइस मल्टीपल वैल्यूएशन करता हूँ फंडामेंटल्स के बेसिस में, मैं खुद कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैंने खुद इंटरेस्ट वैल्यू कैलकुलेट की, मैं एक्सपेक्टेड अर्निंग्स कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो मैंने बोला कि दिस इज गुड वैल्यूएशन मेथड है, इजीली एक्सेप्ट वाइडली एक्सेप्टेड होता है वैल्यूएशन मैट्रिक्स में। बट दिक्कत यहाँ पे यही है कि क्योंकि आप फंडामेंटल के बेसिस पे आप खुद कैलकुलेट करोगे चीजों को, सो वेरी सेंसिटिव टू इनपुट्स है। आपने क्या एस्टिमेशन लिया हुआ है, क्या आपने इनपुट्स लिए, कैसे डेटा कोलेक्ट किया है, इट डिपेंड ऑन दैट थिंग ओनली, तो इट्स वेरी सेंसिटिव टू इनपुट्स। उसके बाद जब एसेट बेस्ड मॉडल की बात करते हैं, जो हम निकाल रहे थे कि मार्केट प्राइस या फेयर वैल्यू आप निकालो एसेट की, जिसमें से आप गुडविल और इंटेंजिबल एसेट नहीं लोगे, उसमें से माइनस कर दोगे मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू ऑफ द लायबिलिटीज, अगर अवेलेबल नहीं है तो बुक वैल्यू लोगे। तो एडवांटेजेस यही है कि फ्लोर वैल्यूज अवेलेबल हो सकती हैं। ये मोस्ट रिलायबल मेथड जब होगा जब आपके पास टेंजिबल शॉर्ट टर्म एसेट्स आपके पास ज्यादा अवेलेबल है, एसेट्स जो रेडली मार्केट, जिनकी मार्केट वैल्यू अवेलेबल है, आप उनको यूज कर रहे हो, या फर्म अगर लिक्विडेट होने वाली है, देन आल्सो यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द फेयर वैल्यू ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटीज। तब आपके पास ये ज्यादा मेथड यूजफुल हो जाएगा। और ऐसा ये वाला मेथड उन फर्म्स के लिए भी यूजफुल है जो एक्चुअली में फर्म वैल्यूज रिपोर्ट करती हैं, तो समवेयर आपको दिक्कत नहीं आएगी कैलकुलेट करने में। लेकिन ये दिक्कत तब आएगी अगर मार्केट वैल्यूज उन चीजों की अवेलेबल है ही नहीं, डिफिकल्ट टू ऑब्टेन है, तो आप बुक वैल्यू लेके कर रहे हो, तो इट्स नॉट दैट इजीली, मतलब आप, मैं बोलूंगा कि जो वैल्यू ऑफ इक्विटी निकली वो इतनी रिलायबल नहीं निकली, क्योंकि आपने खाली बुक वैल्यूज को लेके ही खेल रहे हो। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे अगर फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू यूज होती तो ज्यादा बेटर होता। तो ये अपना में एक डिसएडवांटेज है कि it's that sometimes it's difficult to obtain the market values and the fair values of the assets and liabilities। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो जो मार्केट वैल्यू है वो डिफरेंट हो सकती है बुक वैल्यू से, इसलिए अगर आप खाली बुक वैल्यू यूज करोगे, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो अपने वैल्यू ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करी है वो इतनी रिलायबल ना हो। उसके बाद इनएक्यूरेट है अगर फर्म में हाई प्रोपोर्शन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स हैं, या फ्यूचर कैश फ्लोज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द एसेट वैल्यूज, तो मैं बोलूंगा कि ये मेथड अपने आप में थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा अगर आप इनएक्यूरेट माना जाएगा, क्योंकि आपने इंटेंजिबल एसेट्स और गुडविल को आप कंसिडर कर ही नहीं रहे हो, उनको कंसिडर ही नहीं कर रहे हो, या फिर फ्यूचर कैश फ्लोज आपके एसेट्स में रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहे हैं। तो मैं बोलूंगा कि आप कैसे इस मेथड को रिलाई कर सकते हो, वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे कंप्यूट करते हो, कैसे रिलाई कर सकते हो उस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इक्विटी पे, जिसने इंटेंजिबल एसेट्स आपकी फर्म में भरे पड़े, आपने उनको ही कंसिडर नहीं किया, आपके जो एसेट्स हैं वो फ्यूचर की अर्निंग्स को शो नहीं कर रहे, आप उनको कंसिडर कर रहे हो, तो कोई, मतलब आई वुड से कि कोई फायदा ही नहीं है वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने का। एंड द लास्ट व्हिच टॉक्स अबाउट द वैल्यू ऑफ एसेट इज डिफिकल्ट इन ड्यूरिंग द हाइपर इन्फ्लेशन। अगर हाइपर इन्फ्लेशन है तो मार्केट प्राइस ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑन द हायर साइड है, तो आप उसके बेसिस पे आप यूज करके आप वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल रहे हो, तो वो भी ऑन द हायर साइड ही निकलने वाली है। सो दैट डजंट मेक एनी सेंस। ठीक है जी, तो थोड़ा सा थोड़ी थ्योरी पार्ट है, एक बार आप खुद से रीडिंग करोगे तो यू विल गेट थ्रू इट। एंड उसके बाद ये जो पर्टिकुलर रीडिंग है इसके प्रैक्टिकल्स हैं, इसके प्रैक्टिकल्स आपको अच्छे से करने पड़ेंगे। कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट रिटेन तभी होंगे जब आप अपने हाथ को यूज करके क्वेश्चंस करोगे, अपना दिमाग यूज करके क्वेश्चंस करोगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया आपको तभी अच्छे से समझेगा जब आप उसको प्रैक्टिकली करने वाले हो। ठीक है जी, तो दैट इज इन योर हैंड्स ओनली। अब अच्छे से प्रैक्टिस, रोज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, कम से कम 2-3 घंटा निकालो। थ्योरी थ्योरी पूरे दिन नहीं होती, आप बार बार पढ़ लोगे तो जब तक आप उस पर्टिकुलर जो आपने चीज सीखी है, जब तक उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करोगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, तब तक वो रिटेन नहीं रहेगी। क्वेश्चंस में, पेपर में जाकर आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कितना पढ़ के आए हो, कितनी प्रैक्टिस करिए, कितनी क्विकली आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, दैट इज अप टू यू ओनली। ठीक है जी, तो अच्छे से तैयारी करो, पढ़ाई करते रहो, एंड ईजी है, सब हो जाएगा। जस्ट बी कॉन्फिडेंट, अपने ऊपर फेथ रखो, अपनी मेहनत पे विश्वास रखो, एंड जस्ट गो थ्रू। ठीक है जी, चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन बाय बाय।